मेरे प्रिय मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में जानेंगे। ऐसी खबरें जो प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से तो इम्पोर्टेंट होती ही होती हैं, लेकिन मुख्य परीक्षा में जब हम आंसर राइटिंग पर आते हैं तो उनमें भी इनका थोड़ा बहुत रोल तो हो ही जाता है। तो आइए कुछ ऐसी खबरों को देखते हैं। अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है। यदि आप लॉ के स्टूडेंट हैं तो मेरी बातों को ज़्यादा अच्छे से समझ सकेंगे, और यदि ऑप्शनल में आपका लॉ सब्जेक्ट है तो आपको चाहिए कि आप इस टॉपिक पर थोड़ी सी बेहतर तरीके से तैयारी कर लें। देखिए, अभी तक होता क्या था। मध्यस्थता के माध्यम से कुछ फैसले लिए जाते थे जिन्हें अदालत की भाषा में आर्बिट्रेशन कहा जाता है। आर्बिट्रेशन, जो बहुत ही अच्छे जज होते हैं, जो रिटायर्ड जज होते हैं, वो आर्बिट्रेशन की भूमिका भी निभाते हैं। जैसे एक वादी है और एक प्रतिवादी है, या कह लीजिए कि दो लोग हैं, आपस में उनके कुछ विवाद हैं। अब ठीक है, न्यायालय में मामला चल रहा है लेकिन सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। इसके बाद वादी और प्रतिवादी ये फैसला करते हैं कि क्यों नहीं आपस में समझौता कर लिया जाए। लेकिन समझौता करेंगे कैसे, क्योंकि मामला तो अदालत में है। तो इसके लिए फिर आर्बिट्रेटर की सहायता ली जाती है, मध्यस्थ की सहायता ली जाती है। रिटायर्ड जज होते हैं, वो मध्यस्थता करते हैं, दोनों के बीच में बातचीत कराते हैं, समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करते हैं। एक तरह से यूं कह लीजिए कि फिर वो एक ऐसा दस्तावेज तैयार करते हैं जिस पर दोनों की सहमति बनती है। यह मामला कोर्ट में दाखिल कर दिया जाता है और कोर्ट उसे स्वीकार करके उस केस को समाप्त कर देता है। यानी कि मध्यस्थता के माध्यम से यह फैसला हो गया। अभी तक स्थिति ये थी कि अगर कोई भी मामला मध्यस्थता के जरिए निर्णित हो गया है तो बस बात खत्म हो गई। कुछ समय के बाद यदि उनमें से कोई भी इससे सहमत नहीं होता है तो उसके पास कोई चारा नहीं रह जाता कि वह न्यायालय में जाए और इसके विरुद्ध अपील कर सके। अब इस स्थिति को बदल दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अब यह फैसला दिया है कि अब बाकायदे न्यायालय ऐसे मामलों को ले सकती हैं, और यदि उसमें कुछ गलती रह गई है तो उस गलती में सुधार भी कर सकती हैं। जैसे मान लीजिए कि उस समय ठीक है, लोगों की समझ में नहीं आया, जल्दबाजी में उन लोगों ने एक करारनामा तैयार कर लिया, लेकिन बाद में लगता है कि नहीं, इसमें ये गलती रह गई, तो पहले इसमें सुधार करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दिया है कि नहीं, गलती वाले हिस्से में सुधार किया जा सकता है, और जो शेष हिस्सा है ठीक है, उसे आप ज्यों का त्यों रख लीजिए। तो मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत तौर पर कि न्याय के क्षेत्र में जो व्यावहारिकता का प्रवेश होना चाहिए, यह उसी तरह का एक प्रवेश है। क्योंकि न्याय ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही कठोर मामला है कि जो हो गया सो हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। उसमें लचीलापन होना ही चाहिए, और खासकर ऐसे समय में जबकि दोनों ही पक्ष उसके लिए तैयार हों। तो दोस्तों, यह कहीं ना कहीं इस बात को इंगित कर रहा है कि अब न्यायालय भी थोड़े से व्यावहारिक दृष्टि से तथ्यों पर विचार करने लगे हैं। तो दोस्तों, यह एक खबर थी। फ्रेंड्स, आपके लिए एक उपयोगी सूचना। मैंने आईएएस की तैयारी के लिए 2 पुस्तकें लिखी हैं। आप आईएएस कैसे बनेंगे, इसी के 2 भाग हैं। यह इंग्लिश में भी है। अब तक इसकी लाखों प्रतियां बिक चुकी हैं। यदि आप अपने आईएएस के लक्ष्य के प्रति सीरियस हैं तो आप इन दोनों पुस्तकों को लाइट हाउस मानकर चलें। यह आपके लिए एक प्रकार से मस्ट रीड बुक है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ये दोनों पुस्तकें मंगा सकते हैं। जो दूसरी खबर है, शायद आप लोगों ने इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा हो, और चूंकि खबर ये तेलंगाना की है तो इधर इसकी बहुत ज़्यादा खबरें छपी भी नहीं अखबारों में। हाँ, अंग्रेजी के अखबारों में कुछ खबरें आई थी, हिंदी के अखबारों में अगर आई भी होंगी तो शायद उसे बहुत थोड़ी सी जगह मिली होगी, और वो भी पता नहीं बीच के किस पन्ने पर। लेकिन खबर महत्वपूर्ण है। ये पर्यावरण से जुड़ी हुई खबर है। देखिए, एक बात मैं यहाँ आप लोगों को विशेष रूप से बताना चाहूँगा कि जो भी आपके सिलेबस के टॉपिक्स होते हैं, ठीक है, उसका एक स्टैटिक पोर्शन होता है जिसकी तैयारी आप किताबों से करते हैं, लेक्चर्स के जरिए उन्हें आप समझते हैं। तो जब आप किताबों में पढ़ रहे होते हैं उस टॉपिक के बारे में, या लेक्चर्स से सुन रहे होते हैं, तो सीधी सी बात है कि उसमें जिन घटनाओं की चर्चा होती है वो वहीं तक सीमित रहती हैं।
लेकिन घटनाएं तो लगातार चलती रहती हैं। अब आगे की घटनाओं का आप क्या करेंगे? इसे ही कहा जाता है अपडेट करना, और इनफैक्ट सच पूछिए तो इसे ही कहा जाता है करेंट अफेयर्स। करेंट अफेयर्स का मतलब ये नहीं कि केवल घटना के बारे में आपने पढ़ लिया और प्री में देख लिया कि उस पर पूछा गया है या नहीं पूछा गया है। नहीं, जो करेंट अफेयर्स है बेसिकली टॉपिक को अपडेट करने से भी जुड़ा हुआ होता है, और ये पर्यावरण से जुड़ा हुआ करेंट अफेयर्स है। जैसे मान लीजिए कि अभी जब मेंस के एग्ज़ाम होंगे और पर्यावरण से जुड़ा हुआ कोई ऐसा प्रश्न आ जाता है जहां आप इसका प्रयोग कर सकते हैं या इसकी जगह दूसरी घटनाओं की चर्चा कर सकते हैं, तो आपको चाहिए कि आप लेटेस्ट घटना की चर्चा करें अगर आपको दूसरों की तुलना में ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने हैं तो। अदरवाइज किताबों में यदि इस तरह की समस्या के बारे में कोई वर्णन किया गया है तो उस समय की कोई घटना आपको पढ़ने को मिल जाएगी, लेकिन आपको चाहिए कि आप उसे नई घटना से रिप्लेस करें। तो दोस्तों, घटना क्या है? तेलंगाना में एक जंगल है, कांचा गची बावली जंगल। कांचा गची बावली जंगल, ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट नाम है कि ये वन किस राज्य में है। ये तेलंगाना में है। वहाँ 400 एकड़ में ये जंगल फैला हुआ है। इसे काटने की परमिशन दी गई, और जब काटने की परमिशन दी गई, या परमिशन कौन देगा? राज्य सरकार देगी। काटने की परमिशन दी गई तो ज़बरदस्त रूप से इसका विरोध किया गया। खासकर जो छात्र थे और जो पर्यावरणविद थे, उन्होंने इसका ज़बरदस्त रूप से विरोध किया। उसका कारण क्या था? ये जो जंगल है यह हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के पास स्थित है, और सरकार इस जमीन का इस्तेमाल आईटी और इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए करना चाहती थी। स्वाभाविक है कि इसके लिए जंगल को काटना पड़ेगा। इन लोगों ने विरोध किया, लेकिन सरकार जब सुनने को तैयार नहीं हुई तो अंततः यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कड़ा रुख अख्तियार करते हुए रोक लगा दी। स्वाभाविक है कि इतने बड़े जब आप जंगल को काट रहे हैं तो उससे जैव विविधता को तो नुकसान होगा ही होगा, और खासकर यह भी कहा जाता है कि वहाँ बहुत खास किस्म की चट्टानें हैं, उन चट्टानों को भी नुकसान पहुँचेगा। अब आप देखें कि यहाँ एक पॉइंट आपको बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों, जब आप इतने बड़े जंगल को काटते हैं तो सच बात यह है कि दिमाग में ये बात क्यों नहीं आती कि इसकी अपने आप में कितनी बड़ी भूमिका है, जंगल की कितनी बड़ी भूमिका है। और अगर आईटी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप ही किया जाना है, और वो भी 400 एकड़ ज़मीन में, तो उसे तो कहीं भी डेवलप किया जा सकता है। अगर थोड़े से लैंड एरिया में डेवलप करना हो, जैसे 5-10 एकड़ में, तब ये बात समझ में आती है कि उसका शहर के पास होना ज़रूरी है, या यूँ कह लीजिए कि उसका यूनिवर्सिटी के पास होना ज़रूरी है। वहाँ आबादी होगी तभी वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सकेगा, नहीं तो लोग रहेंगे कैसे, जाएंगे कैसे वहाँ। लेकिन 400 एकड़ अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं तो वो तो अपने आप में एक सिटी बन जाएगा, एक टाउनशिप हो जाएगी। तो आप उसे बाहर क्यों नहीं बना सकते? उसके लिए आप जंगल को क्यों काट रहे हैं? और जंगलों को काटना अब कितना नुकसानदेह सिद्ध हो रहा है, जो काटे जा चुके हैं। ये हमारे बीच कोई छिपी हुई बात अब नहीं रह गई है। जो ग्लोबल वार्मिंग का संकट है, ग्लोबल वार्मिंग का संकट किसकी वजह से है? जंगलों की कटाई की वजह से ही है। और इसके बाद भी राज्य सरकारें इतने निर्दयतापूर्वक उनके काटे जाने का अगर आदेश देती हैं तो सच में ये बात समझ में नहीं आती कि ये कौन सा राजनीतिक निर्णय है या फिर किस तरह का ये ब्यूरोक्रेटिक डिसीजन है। ये सोचने की बात है दोस्तों। इसके अंदर कहीं भी हमें संवेदना दिखाई नहीं देती है। आइए इसी पर्यावरण से जुड़े हुए एक और बात कर लेते हैं। अभी यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने एक रॉकेट लॉन्च किया है, और इस रॉकेट का काम होगा कि जो अमेजन के घने वर्षा वन हैं उनका वो अध्ययन करे। किस रूप में अध्ययन करे? वो इस बात का अध्ययन करेगा कि ये जो वर्षा वन के जो पेड़ हैं इनकी संख्या कितनी है, और ये सालाना कितने कार्बन का अवशोषण करते हैं, इनके कार्बन अवशोषण करने की क्षमता कितनी है। अनुमान लगाया जा रहा है कि इन वर्षा वनों में लगभग 1.5 लाख करोड़ पेड़ हैं जो हर साल अरबों टन कार्बन को सोख कर रखते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का मूल कारण क्या है? कार्बन का उत्सर्जन,
और अगर वर्षा वन उन कार्बनों को सोख रहे हैं तो आप कल्पना कर सकते हैं कि ये जो वर्षा वन है अमेजन के, हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। इसीलिए इन वर्षा वनों को इस धरती का फेफड़ा भी कहा जाता है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया है बायोमास मिशन, और जो रॉकेट छोड़ा गया है प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से आपको जानना चाहिए, उस रॉकेट का नाम है स्पेस ब्रॉली। स्पेस ब्रॉली। ये रॉकेट अभी 6 महीने तक वहाँ स्टडी करेगा, स्टडी करके वहाँ का मैप भेजेगा और फिर बाद में 5 साल तक का पूरा डेटा कलेक्ट करेगा और उससे हमें पता लग जाएगा दोनों बातों का कि वह कितने कार्बन का अवशोषण कर रही है और साथ ही साथ वनों की कितनी कटाई भी हो रही है। देखिए, यहाँ एक चैलेंज भी है। चैलेंज ये है कि इन वर्षा वनों के अंदर जाकर उनका अध्ययन कर पाना बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि ये बहुत ही सघन वन होते हैं। तो ऐसी स्थिति में अब इस काम को अंजाम देने के लिए छोड़ा गया है रॉकेट स्पेस ब्रॉली, और इसको लेकर के जो पर्यावरणविद हैं और जो वैज्ञानिक है वो बहुत ही अधिक उत्साहित भी हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें, इनके बारे में बस इतना ही। और इसी के साथ ही दोस्तों, आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।